नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो अभी हाल ही फिलहाल में जून 2025 की जो यूजीसी की साइकिल थी उसका रिजल्ट आ चुका है भाई। 21 जुलाई 2025 को आपका रिजल्ट आ चुका है फाइनली। एंड लगभग अभी 2 हफ्ते हो गए हैं। एंड बच्चों को अपना आइडिया लग गया होगा कि किनका जीआरएफ क्लियर हो गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर या खाली पीएचडी ओनली। तो जो बच्चे अभी दिसंबर 2025 साइकिल का मन बना रहे हैं देने के लिए, उनके लिए ये वीडियो है। आपको लगभग इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो एक सफिशिएंट रहेगी आपको एक प्रिपरेशन शुरू करने के लिए, वही इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि हम इसमें लगभग हर एक एरिया हिट करेंगे कि अगर आप एक लो स्टूडेंट हो, अगर आपने एलएलएम कर लिया है या फिर अभी आप फाइनल ईयर में हो एंड आपका मन है इस बार का एग्जाम देने का, दिसंबर 2025 साइकिल में अपीयर होने का। दिसंबर वाली साइकिल में बच्चे अच्छे से इंटरेस्टेड होकर अपीयर होते हैं क्योंकि थोड़ा सा इस टाइम मौसम भी सही रहता है, मतलब ज़्यादा गर्मी वर्मी नहीं होती, बच्चों का पढ़ने का ही मन करता है, ये फेज़ अच्छा होता है। गर्मी वर्मी में बच्चे वैसे नहीं पढ़ते हैं एंड उस टाइम आपके एग्ज़ाम वगैरह भी होते हैं जून वाली साइकिल में। तो ये साइकिल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, हमारा जो नया बैच शुरू होने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। एंड क्यों आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम मंथ कब है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो आप तो क्या आप एलिजिबल हो या नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको डाटा रेडी करके रखने हैं बिफोर अप्लाइंग, पैटर्न ऑफ द एग्जाम, कितने घंटे का एग्जाम होता है, पेपर 1 पेपर 2 कितने मार्क्स के होते हैं, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, किन बच्चों को 2 मार्क्स अवेल करवाए जाते हैं अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, कट ऑफ, पिछले 6 साइकिल की कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी की। सिलेबस क्या रहेगा आपके पेपर 1 का, पेपर 2 का, क्या हमें बीएनएस पढ़ना चाहिए या नहीं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के लिए, क्योंकि इसके अंदर सीआरपीसी, बीएनएसएस, एविडेंस, बीएसए नहीं आता है। लॉ ऑफ क्राइम्स में आपका आईपीसी और बीएनएस, अगर हम देखें बीएनएस आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, इतने वास्ट सिलेबस को कैसे स्मार्टली हैंडल कर सकते हो, बुक्स वगैरह कितना टाइम लगभग आपको लग जाता है सिलेबस कवर करने के लिए। तो ऑलमोस्ट सारे एरियाज को हमने हिट किया है, फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे। क्लासेस आपकी देखो स्टार्ट हो रही हैं 8 अगस्त 2025, दिस फ्राइडे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इवनिंग का टाइमिंग है 10 to 10:45। लास्ट स्लॉट रखा गया है क्योंकि मोस्टली बच्चे बिजी रहते हैं, कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं लिटिगेशन में, तो ये वाला स्लॉट सही रहेगा। आपके क्लासेस ना के बराबर चांसेस हैं कि मिस हो, क्योंकि बीच में वो लोग कोई काम वगैरह आ जाता है आपको तो मिस हो जाती हैं कई बार। लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, वीक में 4 क्लासेस रहेंगी आपकी, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। गूगल मीट के थ्रू क्लासेस ली जाएंगी। कोर्स आपका लगभग मिड दिसंबर तक चलेगा, तो 4 महीने आप मान के चलिए। लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल हम बात करेंगे, लेकिन स्टडी मटेरियल ओनली आपको इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, हम क्लास में जैसे डिस्कशन वीडियो के थ्रू आप देख रहे हो, ये इंग्लिश हिंदी ऐसी लैंग्वेज में बाइलिंगुअल में बात करेंगे। कोर्स फी आपका 6999 है। कैसे एनरोल करना है कोर्स में, डायरेक्टली आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9350145947। गूगल फॉर्म आप वहाँ से ले सकते हो, उसको फिल करिए एंड सबमिट करिए, या फिर जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गूगल फॉर्म लिंक आपको मिल जाएगा, उसको जस्ट फिल करना है, सबमिट करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं क्लास ज्वाइन करने की वो शेयर कर दी जाएंगी। अगर हम बात करें भाई इस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए, भाई अगर आपको पीएचडी करनी है एज ए जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, क्योंकि आपको अच्छा खासा आप स्टाइपेंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, स्कॉलरशिप मिलती है। एक्ससीटी की हम बात करें तो लगभग आराम से आज के टाइम में 35-38 तक आपको मिल जाता है। ठीक है, ऐसे YZCT 2-3 हज़ार आप कम कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। जब तक आपकी पीएचडी चलती है तो सरकार आपको ये मुहैया करवाती है इसकी। लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। जनरल से आप बिलोंग कर रहे हो तो 30 ईयर्स, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर या वुमेन्स एप्लीकेंट हो आप तो 35 ईयर्स तक आपको रिलैक्सेशन है। एंड अगर आपने एलएलएम डिग्री करी हुई है तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन अलग से है, लेकिन आपको या तो ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, इनमें से एक रिलैक्सेशन मिलेगा। ये नहीं कि आपने ओबीसी का भी ले लिया और 3 ईयर इसका भी ले लिया। आर्म फोर्सेज में हो तो 5 ईयर्स है, ऑलरेडी किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में हो तो उसके लिए भी 5 ईयर रिलैक्सेशन है एज में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आपकी कितनी भी एज है आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हो। खाली अगर आपको पीएचडी करनी है उसकी भी कोई एज लिमिट नहीं है। आपका जब रिजल्ट आता है
तो आपने अगर जीआरएफ के लिए क्वालिफाई कर दिया तो इनडायरेक्ट वे में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई कर दिया है। अगर आपने जीआरएफ के लिए नहीं किया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर दिया तो इनडायरेक्ट पीएचडी के लिए कर दिया है। अगर आपने जीआरएफ नहीं किया, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं किया, तो खाली आपने पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो। तो 3 प्रकार से कट ऑफ अब निकाली जाती है लास्ट के 2 साइकिल से। पहले खाली जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ निकलती थी। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम नोटिफिकेशन अगर हम देखें दिसंबर साइकिल में अगर आपका एग्जाम होता है, जैसे इस बार जनवरी में हुआ था दिसंबर साइकिल, दिसंबर 2024, तो अगर डिले हो जाता है तो वो, क्योंकि पिछली बार पेपर आपका कैंसिल कर दिया गया था, थोड़ा सा लीक हो गया था, क्योंकि जून वाली साइकिल 2024 ऑफलाइन करवाई गई थी लेकिन पेपर लीक हो गया था, तो फिर से पेपर करवाया गया था उसका, इस वजह से 1-1.5 महीने का डिले हो गया था। लेकिन टाइमली आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, टाइमली आपका एग्जाम हो जाएगा इस मंथ में। फीस की अगर हम बात करें, लेटेस्ट जो साइकिल हुई थी 1150 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 600 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर 325। एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग द परसेंटेज अगर मास्टर डिग्री की हम बात करें 55% जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 50% ओबीसी एनसीएल एसटी एसटी थर्ड जेंडर के लिए, एंड फाइनल ईयर वाले बच्चे भी अपीयर इसमें हो सकते हैं। ठीक है। स्पेशल एलिजिबिलिटी प्रोविजंस फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, अगर आप 4 ईयर यूजी कर रहे हो, बैचलर डिग्री कर रहे हो जिसमें 8 सेमेस्टर है, तो अगर आपके 75% मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं, इसके इक्विवेलेंट ग्रेड आ रही है, तो भाई आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। एससी एसटी ओबीसी वालों को एनसीएल जो डिफरेंट एबिलिटी है, ईडब्ल्यूएस, इनको 5% रिलैक्सेशन है, यानी 70% पे ये अपीयर हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चे यूजी 4 ईयर कर रहे हैं उनका बस एक ड्रॉबैक है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। आप अगर जीआरएफ के लिए एलिजिबल हो तो आपको पीएचडी कर लो जीआरएफ के अंडर, या फिर आप खाली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो पीएचडी ओनली वाली कट ऑफ में। ठीक है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो आपको प्रिपेयर करके रखने चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये हर बार नोटिफिकेशन में आता है। ठीक है, आपका जो भी बोर्ड वगैरह है उसके रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन जो भी है, आपका क्वालिफाइंग डिग्री वगैरह है, मेल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, सिटीज़, नेट का सब्जेक्ट कोड क्या है, आपका पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। जब नोटिफिकेशन आएगा आपका दिसंबर साइकिल का, या पुराने वाले में भी आप देख सकते हो। फोटो वोटो अपनी रेडी रखो, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी से, तो इन लोगों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर रेडी रखना है। पेपर का पैटर्न क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ की हम बात करें तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होता है। ऐसे ही पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 200 और 100, 100 + 200 मार्क्स, यानी कि 300 मार्क्स पे आपकी मेरिट निकल के आती है, उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ निकल के आती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जरूर आप ध्यान से इस चीज़ को समझ लो। पेपर का लैंग्वेज जो आप चूज़ करोगे वो आपको मिलेगा, इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल होता है। जो लैंग्वेज चूज़ करोगे शुरुआत में पेपर आपको उसी लैंग्वेज में दिखाया जाएगा, हालांकि आप पेपर के दौरान किसी भी क्वेश्चन में वो लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। कई बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस गलत आते हैं, तो किस सिनारियो में आपको उन बच्चों को पेपर में जो अटेम्प्ट करके आएंगे उनको वो ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखिए आप, क्योंकि आपको 100% अटेम्प्ट करके आना भाई पेपर। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं बोलूँगा 100% अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, तभी आपको इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। लास्ट 6 साइकिल की कट ऑफ की अगर हम बात करें, जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ है जून 2025, इस बार कट ऑफ काफ़ी लो गई है। ठीक है, अगर आप लास्ट की 2-3 साइकिल में देखोगे तो इस बार अगर आप जनरल से हो तो 200 पे ही आपको जेआरएफ मिल गया है। ऐसे 73 कैंडिडेट्स थे। ओबीसी एनसीएल 190 में ऐसे 41 कैंडिडेट्स थे, ईडब्ल्यूएस 194 17 कैंडिडेट थे, एससी 178 28 कैंडिडेट्स थे, एसटी 176 6 कैंडिडेट थे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल में 178, ओबीसी में 166 नंबर लाने से ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल थे, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी। तो इस बार थोड़ी सी कट ऑफ आप देखोगे, लास्ट ईयर 218 गई थी, उसके अकॉर्डिंग कम है। ठीक है, पेपर इस बार अच्छा आया था, वैसे थोड़े से कुछ क्वेश्चन अजीब से थे, पैटर्न से हटके थे, थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में था पेपर। पीएचडी के लिए आपकी ये कट ऑफ थी कि आप खाली पीएचडी के लिए एलिजिबल हो। तो एक बार आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके देख लेना कि हाँ भाई लास्ट की 6 साइकिल में कैसे कैसे कट ऑफ में ट्रेंड चेंज हुआ है। जैसे अगर हम जीआरएफ की बात करें जनरल में 218 दिसंबर 2024, जून 2024 216। ठीक है, तो मैंने ये बिल्कुल लास्ट की 6 लेटेस्ट आपको दिखा दी हैं। दिसंबर 2023 में जीआरएफ की 200, तो यानी कि हम देखें तो दिसंबर 2023
के बाद अभी जून 2025 में जेआरएफ की 200 कट ऑफ गई थी, इससे पहले 216 218 रही थी। उसके बाद फिर आप देखोगे कि एक बार 204 गई थी जून 2023 की, एंड जून 2022 की जो साइकिल है, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा कट ऑफ थी, काफ़ी इजी पेपर आया था ये 236 जेआरएफ 236 आउट ऑफ 300 अगर आपके थे तो जेआरएफ के लिए आपने क्वालिफाई किया था। अब तक का काफ़ी अगर देखें लास्ट के 6 साइकिल में सबसे ज़्यादा इसी वाली साइकिल में गई थी। सिलेबस क्या है देखो, आप इस लिंक पे आप जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो पूरा का पूरा। पेपर 1 आपको पता है जनरल पेपर होता है, ये सभी जितने भी 85 टोटल सब्जेक्ट्स में आपका यूजीसी नेट करवाया जाता है उन सभी बच्चों का एक कॉमन पेपर होता है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। उसके अंदर ये टॉपिक होते हैं, 10 टॉपिक होते हैं, तो आपको ये पढ़ने होते हैं, कॉमन है सबका। केवीएस मदान एक बुक आती है, उसके अकॉर्डिंग आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। एंड हमारा काम है पेपर 2 लॉ को प्रिपेयर करवाना। इसके अंदर भी 10 यूनिट मिलेंगे, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, बीएनएस देखो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अभी की बात करोगे जून 2025 की साइकिल में बीएनएस से क्वेश्चन आए हैं। आईपीसी से भी पढ़ने पड़ेगा, आईपीसी से भी कंपेयर करके आए हैं और बीएनएस से भी आए हैं, दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। एटलीस्ट कुछ सालों के लिए तो आईपीसी पढ़ना ही पड़ेगा। कॉमर्शियल लॉ में आपके जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपके एनआईए है, ठीक है, कंपनी लॉ है, ये आपको मिलेंगे। फैमिली लॉ, इसके अंदर सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप, फैमिली लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, ह्यूमन राइट्स, इंटेलेक्चुअल, आईपीआर, साइबर लॉ, कंपैरेटिव लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 1 को कैसे प्रिपेयर करना है, जस्ट एक केवीएस मदान की आप बुक ले सकते हो। अगर बुक लेने में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं है तो सिंपल सा एनटीए की वेबसाइट पे जाओ एंड पीवाईक्यू डाउनलोड कर लो। पेपर 1 के जितने भी आप मैक्सिमम पेपर्स की कर सकते हो उनका निकालो आप पेपर, एंड जो 50 क्वेश्चन है उनको खुद से करने की कोशिश करो। आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि यही वो लेवल है एग्जैक्ट जो आपके भी पेपर में आएगा। ठीक है, आप 10 टॉपिक हैं, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे इन 10 में अगर इजी टॉपिक्स की हम बात करें, टीचिंग इजी आता है, कॉम्प्रिहेंशन इजी है, कम्युनिकेशन इजी है, मैथमेटिकल, रीजनिंग, लॉजिकल, डीआई ये भी इजी है, एंड ये भी आपको बहुत इजी पड़ेगा, आपके सिलेबस में है। तो आप यहाँ से 5-6 टॉपिक ऐसे निकाल सकते हो जो बहुत ईजी हैं, पहले उनको एक बार उस प्रैक्टिस कर लो। 50 में से आराम से भाई आप 35-40 क्वेश्चन इस रेंज में रह सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान से डेली का एक शेड्यूल बना लो, आप टाइम टेबल बना लो कि भाई मुझे 1 घंटा पेपर 1 को देना ही देना है अगले 4 महीने तक। ठीक है, नेक्स्ट 4 मंथ्स तक आपको 1 घंटा पेपर 1 को देना है, वीक में एटलीस्ट 5 घंटे निकालने हैं, 5 आवर्स। अगर इतना भी आप कर लेते हो आराम से आपके 35-40 की रेंज में जो क्वेश्चन हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको जो भी गेस वेक्स मार्क करके करना है वो कर लेना, लेकिन इतने जेन्युइन क्वेश्चन निकल जाएंगे। पेपर 2 के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती है, जो भी आपने एलएलबी में पढ़ा है सबसे बढ़िया सोर्स रहेगा आपका पीवाईक्यू। ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू करो, पैटर्न को समझो, क्वेश्चंस का क्वांटिटी पे ज़्यादा पूरा का पूरा रिलाई मत करो कि मैंने भाई 1000, 2000, 3000 क्वेश्चन लगा लिए। एक्चुअल में समझो कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है। पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, मैच द कॉलम के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना क्वेश्चन आता है। सेक्शन आपको दे देगा कि भाई ये सेक्शन है, इनका बताओ नंबरिंग क्या है। ठीक है, कौन सा सेक्शन पहले आएगा, कौन सा बियर एक्ट का ईयर पूछ लेता है आपसे, कौन सा जूरिस्ट की सीनियरिटी ऑर्डर पूछ लेता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनको प्रिपेयर करना है। कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, 10 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के आपके लो सब्जेक्ट में आते हैं लास्ट के, तो वो करना है। आप आसानी से अगर थोड़ा सा भी अटेंटिव होके दिन के अगर 3-4 घंटे पेपर 2 को दे देते हो तो इसमें भी आप आसानी से इस रेंज में रह सकते हो। ठीक है, 70 से 80, ठीक है, इस रेंज में आराम से बच्चा लेके आ सकता है अगर वो डेली 3-4-5 घंटे पेपर 2 पढ़ रहा है, पेपर 1 1 घंटे पढ़ रहा है। 6 घंटे की स्टडी यार बहुत है, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वीक में एटलीस्ट 5 दिन आपको पढ़ना है, एटलीस्ट 1-2 दिन आप रिवाइज कर सकते हो, 1 दिन आप रेस्ट ले सकते हो, एंड कंटिन्यूटी जरूर रहनी चाहिए। 3-4 घंटे डेली पेपर 2 को देना है, 1-2 घंटे डेली पेपर 1 को देना है, इतना आप कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। 6 घंटे आपको आने वाले 4 महीने तक देने हैं। डेडिकेटली एक टाइम टेबल बना लो, जो चीज़ें याद करने वाली हैं, जो चीज़ें मेमोराइज करने वाली हैं, उनको आप मॉर्निंग के शेड्यूल में रखो। ठीक है, तो कि मॉर्निंग में अच्छे से आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो,
ज़्यादा आप चीज़ें लर्न कर सकते हो। जो चीज़ें प्रैक्टिस वाली हैं, मैथ वाला चीज़ है या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, उनको थोड़ा ऐसे टाइम में रखो जब आपकी बॉडी थोड़ी एग्जॉस्ट हो गई है, ठीक है? दिन ढलते-ढलते। शुरुआत में, दिन की शुरुआत में नए-नए सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो थोड़े से आपको ज़्यादा अटेंटिव तरीके से पढ़ने होते हैं। इस तरीके से आप अच्छे से शुरुआत करो, काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव माइंड के साथ शुरुआत करोगे, अच्छा ही रिजल्ट निकल के आएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप दिसंबर 2025 साइकिल दे रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि मुझे जेआरएफ ही निकालना है, ये है, वो है। ऐसा आप कोई भी ये मत सोचो कि मुझे जेआरएफ निकालना है, असिस्टेंट प्रोफेसर निकालना है, ये करना है, वो करना है, इतने नंबर लाने ही लाने हैं। बस आप फिलहाल आने वाले 4 महीने में जिस तरीके से मैंने बताया है कि 1 घंटा पेपर 1, 3 से 4 घंटा पेपर 2, अपना 5-6 घंटे का एक स्टडी स्लॉट बना लो आने वाले 4 महीने तक, जितना भी आपका स्कोर आता है। लेट्स से 150 नंबर, 180 नंबर, 200 नंबर, कितना भी आता है उसको एक्सेप्ट करो। फिर आपको आइडिया रहेगा कि हाँ यार, मेरा प्रीवियस नॉलेज का बैकग्राउंड है। आप अपने आप को अननेसेसरी बर्डन मत करना कि मुझे जीआरएफ ही निकालना है, ये करना है, वो करना है। फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हो, जस्ट एक एग्जाम टच लो, अपने आप को शेड्यूल में लेके आओ, सिटिंग बैठने का एक थोड़ा वो अंदाजा बना के रखो अपना। अगर आपने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो जीआरएफ निकलना होगा तो इसी से निकल जाएगा, ठीक है? लेकिन अननेसेसरी बर्डन नहीं लाना है, क्योंकि कट ऑफ ऊपर नीचे करती वेरी करती रहती, बिना बात आपको एग्जाम प्रेशर फील होगा। शुरुआत में आपको इस एग्जाम में बिल्कुल फ्री माइंड होकर अपीयर होना चाहिए, ठीक है? ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। डर डर के करोगे तो ज़्यादा आपको मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है? जो बच्चे 1-2 बार अपीयर हो चुके हैं, उनको अपनी गलतियों से ज़्यादा सीखना है कि कहाँ कहाँ वो गलती कर रहे हैं, किन चीज़ों में गलती कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसी जगह पे अपना इनपुट इन्वेस्ट करो जहाँ से आउटपुट बढ़िया है, ठीक है? ऐसे सब्जेक्ट्स पे पहले फोकस करो कि वहाँ पे थोड़ा-सा पढ़ने से भी, या फिर आपने पहले से भी पढ़ा है, ये चीज़ें बार-बार आती हैं, केस लो, ये सेक्शन बार-बार आता है, इस टाइप का क्वेश्चन बार-बार आ रहा है, तो उसको ज़्यादा प्रिपेयर करो। ना कि भाई मेरे को 100% सिलेबस प्रिपेयर करके जाना है। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके आपको इस रेंज तक पहुँचना है, ठीक है? कुछ टॉपिक अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको इनपुट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी होती है, तब जाके कोई आपको अच्छा सा आउटपुट निकल के आता है, तब भी कोई श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है? जैसे पब्लिक इंटरनेशनल हो गए, कुछ टॉपिक मिल जाएँगे, टॉपिक नंबर 10 आपको मिल जाएगा पेपर 2 में। ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी कई बार क्वेश्चन बड़े ही बेकार से आ जाते हैं, ठीक है? तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एक जेन्युइन क्वेश्चंस हैं वो हर बार पेपर चाहे कितना ही हार्ड साइड हो, लॉ की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन में से हर बार जेन्युइन साइड आपको इतने क्वेश्चन तो मिलेंगे कि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है ठीक-ठाक, तो इतना क्वेश्चन हर एक बच्चा निकाल सकता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 60, 65, 70, 80 क्वेश्चन हर बार इतने आपको हिट करते दिखेंगे अलग-अलग बच्चे की, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपको माइंडसेट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। खुद पे थोड़ा विश्वास रखो। आने वाले 4 महीने जो भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उनको आप कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ा अच्छा फ़ील होगा कि हाँ भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट दिया, ठीक है? कोशिश मैंने पूरी करी है कि आपको थोड़ा सा एक रफ़ली आइडिया लग गया है कि यूजीसी नेट पेपर क्या होता है, कितना टाइम चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्लासेस के बारे में। स्टिल आपका कोई डाउट है तो यू कैन यूज़ द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। आप अपना डाउट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या फिर पर्सनली भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई आपकी क्वेरी है, 9350145947, आपकी क्वेरी का जल्द से जल्द आंसर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।